नमस्कार मित्रों, समाख्या द राइट नॉलेज चैनल में आपका पुनः स्वागत है। भारत का संविधान श्रृंखला के तहत आज हम लेकर के आए हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना। इसे उद्देश्य का भी बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको प्रियम्बल बोलते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि भारत के संविधान की श्रृंखला ये निरंतर चलने वाली है जब तक इसके पूरे प्रावधान नहीं हो जाते हैं। अभी प्रावधानों को बड़े सही तरीके से सरल ढंग से बताने का प्रयास करूंगा। प्रस्तावना पहले वाचन करूंगा, फिर एक एक से हम इसके सभी शब्द हैं उनको समझने का प्रयास करूंगा। पहले बताता चलूं, इसमें जो लाल रंग में शब्द दिए गए हैं वो मूल प्रस्तावना में नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इनको जोड़ा गया था, इसीलिए इनको अलग कलर से लिखा है ताकि आप सहजता से समझ सकें। पहले हम इसका वाचन करेंगे, फिर इस संविधान की प्रस्तावना के एक एक शब्द का अच्छे से व्याख्या करेंगे और व्याख्या करने के बाद ये भी समझेंगे कि संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या दिया गया है, यानी संविधान का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। ये सभी चीज़ें संविधान की प्रस्तावना के माध्यम से समझी जा सकती हैं। वाचन करते हैं, हमारे साथ भी आप वाचन कर सकते हैं। इसको जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विस की तैयारी हो या अन्य परीक्षाओं की तैयारी, प्रतिदिन भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना ही चाहिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंत में जब मैंने कहा कि आज का मतलब है जिस दिन इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया उस दिन की तारीख है, यानी 26 नवंबर 1949। हिंदी में इसमें तिथि भी दी गई है जो मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी और विक्रम संवत 2006 थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस प्रस्तावना को एलेबोरेट करते, इसकी व्याख्या करते हैं। पहले हम इसका अंग्रेजी वर्जन भी पढ़ लेते हैं। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. इसका अंग्रेजी वर्जन है। जो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे छात्र हैं उनके लिए विशेष महत्व का है, और हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए भी, क्योंकि कई बार शब्द परीक्षा में आते हैं तो कई बार अनुवाद की कहीं समस्या आ जाती है, तो दोनों को हमें जानना चाहिए कौन कौन शब्द के क्या क्या अंग्रेजी मतलब भी हैं, क्योंकि मूल संविधान अंग्रेजी में ही लिखा गया था, बाद में उसका ट्रांसलेशन हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
संविधान की प्रस्तावना के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इसको समझते हैं। संविधान की प्रस्तावना के अंदर संविधान की शक्ति का स्रोत दिया गया है। सोर्स ऑफ द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा सोर्स है? इस सोर्स में कहा गया है हम भारत के लोग। पहले ही लाइन में पहला ही वाक्यांश है हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोगों में क्या? भारत की संपूर्ण जनता, संपूर्ण समाज। इसमें कोई स्पेसिफिक लोग नहीं है कि इतने उम्र के ऊपर वाले लोग या इतने पढ़े लिखे लोग या कोई अन्य प्रकार का कोई भी विभाजन यहाँ पर नहीं किया गया है। भारत की समस्त जनता, भारत के समस्त लोग भारतीय संविधान का स्रोत है। इसलिए कहा गया हम भारत के लोग। इसलिए अंत में कहा गया है कि इसको क्या करेंगे? अंगीकृत नियमित एवं आत्मार्पित करेंगे, यानी इसको एडॉप्ट करेंगे, एनेक्ट करेंगे और गिव टू अवर सेल्फ। यानी कौन इसको स्वीकार कर रहा है? हम भारत के लोग स्वीकार कर रहे हैं, न केवल भारतीय संविधान की संविधान सभा। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात प्रस्तावना बताती है भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। क्या स्वभाव है, क्या प्रकृति है इसकी? तो पहली ही लाइन में दिया गया है हम भारत के लोग के बाद हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, इसकी प्रकृति क्या हो? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यानी राज्य की प्रकृति 4 प्रकार से इसमें बताई गई है। सबसे पहले प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, फिर पंथनिरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। इन सभी शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। प्रभुत्व संपन्न यानी भारत जो है आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से विदेशी सत्ता के अधीन नहीं रहेगा, यानी इसके निर्णय अपने स्वयं के होंगे। इसीलिए इसको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहा गया, सोवरेन कहा गया। ठीक है। ये विदेश नीति के यानी विदेश नीति के मामले में भी पूर्णतः स्वतंत्र होगा। वो अपने किसके साथ कैसे संबंध बनाए रखना चाहता है, ये भी कौन डिसाइड करेगा? भारत, यानी भारत की सरकार, भारत की संसद। ठीक है। लेकिन इसकी आलोचना होती है, आलोचना किस आधार पर होती है? आलोचना होती है कि अगर हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं तो फिर राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ, जो कि अंग्रेजों के द्वारा गुलाम रह गए देशों का संगठन है, उसके सदस्य क्यों हैं? ये प्रश्न लोग इसको लेकर के उठाते हैं। तो इसका उत्तर है कि उसकी सदस्यता बनाए रखना या नहीं बनाए रखना, ये भी किसके हाथ में है? भारत के हाथ में है। ये किसी के दबाव में नहीं है। हमने अपनी इच्छा से, अपने लाभ को देखते हुए राष्ट्रमंडल के सदस्य यानी कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं, और हमें लगेगा कि हमारा लाभ नहीं हो रहा है तो हमसे कभी भी हट सकते हैं। इस पर किसी का भी दबाव नहीं है। दूसरा शब्द है समाजवादी। समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ये पहले हमारे संविधान का भाग नहीं था। एक बात। दूसरी बात, ये हमारा जो समाजवाद है, यानी भारतीय संविधान में दिया गया समाजवाद है, वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद। और लोकतांत्रिक समाजवाद का अर्थ है कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी इसमें सार्वजनिक क्षेत्र भी होगा, यानी पब्लिक सेक्टर भी होगा, प्राइवेट सेक्टर भी होगा, दोनों के साथ अच्छे संबंध होंगे। ये भी देखा जाएगा कि बहुत ज़्यादा अमीरी और गरीबी का अंतर न रहे, और ये भी देखा जाएगा कि किसी को भी इस आधार पर न रोका जाए कि हम समाजवादी देश हैं इसलिए आप इस काम को नहीं कर सकते। अगर उसके अंदर टैलेंट है, उसके अंदर इनिशिएटिव लेने की क्षमता है, वो अपनी बुद्धि से, अपने कर्म के आधार पर आगे बढ़ना चाहता है, तो वो बढ़ सकता है, उसको रोका नहीं जाएगा। इसका मूलभूत उद्देश्य था
कि आय और अवसर की जो असमानता है उसको समाप्त करना, जो इनकम एंड अपॉर्चुनिटी के बेस पर जो इनइक्वालिटी थी उसको ख़त्म करना समाजवादी तत्व जो है भारत के संविधान की उसकी मूल भावना थी, जिसको बाद में जोड़ा गया। हालांकि मूल संविधान में इसीलिए नहीं जोड़ा गया क्यों, पहले से ही समझते थे कि हमारा देश स्वाभाविक रूप से समाजवादी देश है, हमारा देश स्वाभाविक रूप से बहुत ज़्यादा अमीरी गरीबी में विश्वास नहीं करता, यानी आय की असमानता या अवसर की असमानता में विश्वास नहीं रखता। धीरे धीरे आ जाएगा क्योंकि इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, और हमारी ये नीतियों के कारण से, क्योंकि हम मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रारंभ से ही अपनाई, तो हमारी नीतियों से अपने आप ही देश कैसा हो जाएगा, समानता के आधार पर संचालित होने लगेगा। अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष भी मूल संविधान में नहीं था, इसको भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष शब्द यहाँ ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी का सेकुलर और हिंदी का पंथ निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द उपयोग नहीं हुआ है और इस पर भी बड़ी बहस हुई है, और जब संविधान सभा के अंदर भी है, और 1976 में तो हालांकि जब तो इमरजेंसी लगी थी कोई बहस नहीं हुई, लेकिन उस समय भी जो संविधान विशेषज्ञ थे एम.एल. सिंघवी, उन्होंने पंथ निरपेक्ष को ही स्वीकृति दी थी, धर्मनिरपेक्ष को नहीं, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष कोई हो नहीं सकता। धर्म की अवधारणा, भारतीय अवधारणा एकदम से अलग है और धर्म को रिलीजन से नहीं जोड़ा जाता है। इसलिए सेकुलर का सही अर्थ पंथ निरपेक्ष है, सही पर्यायवाची पंथ निरपेक्ष है, न कि धर्मनिरपेक्ष। से ध्यान रखिएगा, जो लोग धर्मनिरपेक्ष करते हैं तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि संविधान में कहीं भी धर्मनिरपेक्ष शब्द का उपयोग नहीं हुआ, पंथ निरपेक्ष शब्द का उपयोग हुआ है। ठीक है, तो पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ जो है वो है सभी धर्मों को राज्य से समान सुरक्षा और समर्थन पाने का अधिकार होगा, न कि राज्य धर्म के खिलाफ होगा। ध्यान रखें, किसी भी मत पंथ संप्रदाय से राज्य का कोई विद्वेष नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, राज्य उसके विरोध में नहीं जाएगा, लेकिन सभी पंथ मत संप्रदायों से राज्य बराबर का व्यवहार करेगा। अगर वह दिवाली, होली, जन्माष्टमी की अगर छुट्टी करता है तो उसको ईद की भी छुट्टी करनी होती है, क्रिसमस की भी छुट्टी करनी होती है। एक उदाहरण के लिए आपको पता है, यानी सबके समान साथ समान व्यवहार। अगला है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक शब्द का अर्थ ही है कि सर्वोच्च सत्ता किसके हाथ में होगी, जनता। लोकतंत्र है, जनता का तंत्र है, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि। हमारे यहाँ क्योंकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, सीधी जनता तो सब कुछ काम नहीं कर सकती है जितनी बड़ी जनसंख्या में, तो इसीलिए तो सर्वोच्च सत्ता लेकिन किसके हाथ में, जनता के हाथ में। इसीलिए हमारे संविधान के स्रोत भी जनता है, हम भारत के लोग हैं। ठीक है, राजनीति लोकतंत्र के साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को भी इस लोकतंत्र यानी प्रस्तावना में जो दिया गया लोकतंत्र है उसमें अर्थ निकलता है। केवल राजनीतिक लोकतंत्र नहीं, केवल जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी लोकतंत्र स्थापित हो। इसलिए भारतीय लोकतंत्र की जो मूलभूत विशेषता हैं उनमें हम कह सकते हैं प्रतिनिधिक संसदीय शासन व्यवस्था हमारे यहाँ है, यानी रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री गवर्नेंस सिस्टम, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, अडल्ट फ्रेंचाइजी है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है, एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य। ये बड़ी बात है कि यानी एक व्यक्ति है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो ठेले चलाने वाला हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे कितने बड़े पैसा वाला हो, चाहे वो कुटिया में रहने वाला हो, सबके वोट का मूल्य जो है, वैल्यू जो है वो बराबर है। किसी को ज़्यादा वोट नहीं दिए जाते कि उसको उसकी आय के आधार पर या उसकी अहोदे के आधार पर, उसके पद के आधार पर वोटों के मूल्य नहीं है। सबके वोट का बराबर वैल्यू है, बराबर मूल्य है। इसीलिए हमारे एक लोकतंत्र की विशेषता है। स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र की विशेषता है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सर्वोच्च है, अन्य सभी
संस्थाएं संविधान के तहत चलने वाली संस्थाएं हैं। ये हमारे लोकतंत्र की विशेषता है। गणराज्य, रिपब्लिक, रिपब्लिक, गणराज्य। गणराज्य किसे कहते हैं? गणराज्य का मतलब होता है कोई भी राज्य या राष्ट्र का जो प्रमुख है, जो मुखिया है, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द नेशन, वो कैसा हो? लोगों के द्वारा निर्वाचित हो, चाहे वो लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो अथवा अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे भारत में राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि है, इसीलिए भारत एक क्या है? गणराज्य है। भारत के राज्य का यानी भारतीय राज्य का यानी भारतीय राष्ट्र का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति। वो कैसा? निर्वाचित है या फिर अपने जन्म के आधार पर चलता है? निर्वाचित है। ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में क्या होता है? महारानी वहाँ की हेड ऑफ द स्टेट होती है, इसलिए वो गणराज्य नहीं है। वो लोकतंत्र है लेकिन गणराज्य नहीं है। भारत लोकतंत्र भी है और गणराज्य भी है, रिपब्लिक भी है, डेमोक्रेटिक भी है, रिपब्लिक भी है। ये भारतीय राज्य की जो प्रकृति है, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट है, वो बताते हैं कि प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा भारत। ठीक है। संविधान के उद्देश्य बताती है प्रस्तावना। उद्देश्य क्या क्या है? उद्देश्य है न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। न्याय, जैसे हमने कहा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। इसके समस्त हमने प्रस्तावना पढ़ा ना अभी। उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब है समाज का निर्माण जो है वो न्याय के आधार, न्याय संगत समाज हो, जिसमें कोई भी ऊंचा बड़ा ना हो, किसी प्रकार का वर्ग भेद, जाति भेद न हो। दूसरा आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय संपत्ति का समान वितरण हो, कोशिश की जाए संपत्ति को बहुत ही इनबैलेंस्ड, जिसको कहते हैं, संपत्ति को इस प्रकार से वितरण हो यानी सबको अवसर समान मिले। ठीक है, आगे आप अवसर की समता की भी बात करेंगे। तो संपत्ति का समान वितरण आर्थिक न्याय के अंतर्गत आता है। किसी को बहुत ज़्यादा, किसी को बहुत कम न मिले, उसके योग्यता के आधार पर, उसकी क्षमताओं के आधार पर और उसके परिश्रम के आधार पर उसको क्या मिले? उसको सैलरी या धनार्जन मिले। राजनीतिक न्याय का मतलब है सभी नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी। हमारे यहाँ 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को क्या है? वोट देने का अधिकार है। क्या है? राजनीतिक भागीदारी है। ये राजनीतिक न्याय के अंतर्गत आता है। न्याय की प्राप्ति के माध्यम कौन कौन से हैं? जैसे हमारे यहाँ संविधान में मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, नीति से सिद्धांत हैं जिससे सरकार अपनी नीतियाँ बनाती है। निर्वाचन, चुनाव जो है वो राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत राजनीतिक न्याय दिलाता है। न्यायपालिका हमको न्याय का एक बड़ा माध्यम है। हर एक प्रकार के न्याय को न्यायपालिका के अंतर्गत लेकर के हम चलते हैं। स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किसे कहते हैं? स्वतंत्रता कहते हैं प्रतिबंधों के अभाव को, यानी कहीं रोक टोक ज़्यादा ना हो, उसको स्वतंत्रता कहते हैं। लेकिन किसी विशेष परिस्थितियों में रोकना पड़ता है, यानी आप वहीं तक स्वतंत्र हैं जहाँ तक दूसरे की स्वतंत्रता बाधित न हो। तो हमारे संविधान में कौन कौन सी स्वतंत्रता की बात की है प्रस्तावना के अंदर? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। विचार यानी थॉट, अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन, विश्वास यानी बिलीफ, ठीक है, और धर्म, धर्म जिसको फेथ कहा है, और उपासना, वर्शिप। इन 5 प्रकार की स्वतंत्रता भारत के संविधान की प्रस्तावना में दी गई हैं। और इसमें कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशंस लगाई गई। जैसे मैंने कहा कि स्वतंत्रता वहाँ तक सीमित होती है जहाँ तक दूसरे की स्वतंत्रता बाधित न हो। तो इसकी सीमा क्या है? संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत ही स्वतंत्रता दी गई है, उसके बाहर नहीं। समता की बात करते हैं। समता यानी इक्वलिटी। अब इक्वलिटी के लिए क्या कहा गया? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वलिटी किसकी? इक्वलिटी प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता किसमें? प्रतिष्ठा और अवसर किसमें? विशेषाधिकार या भेदभाव की समाप्ति ही क्या है?
समता है। विशेषाधिकार और भेदभाव की समाप्ति क्या कहलाएगी? समता कहलाएगी है। तो समता कैसे प्राप्त होगी? मौलिक अधिकार दिए गए हैं हमको, सबको समान मौलिक अधिकार हैं। नीति सिद्धांतों के माध्यम से, निर्वाचन के माध्यम से समता की हमें प्राप्ति होती है। तो समता यानी इक्वलिटी, इसकी प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अब प्रतिष्ठा की बात है। प्रतिष्ठा यानी किसी भी व्यक्ति को, इंडिविजुअल की बात हो रही है। प्रतिष्ठा, किसी व्यक्ति को किसी भी रूप में ह्यूमिलिएट नहीं किया, यानी उसको प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार अवसर मिलने ही चाहिए, ये दूसरा अवसर की समता है। अंतिम उद्देश्य जो है प्रस्तावना में दिया गया है वो बंधुता, बंधुत्व, फ्रेटर्निटी, भाईचारे की भावना। वो किस आधार पर? व्यक्ति की गरिमा, भाईचारे की भावना किस आधार पर बढ़ेगी? व्यक्ति की गरिमा, जिसका लक्ष्य क्या है भाईचारे का? जिससे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित की जा सके। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित किया जाए किस आधार पर? बंधुत्व के आधार पर, भाईचारे की भावना के आधार पर। और इसमें प्रस्तावना में बताया गया संविधान को अपनाने की तिथि। संविधान कब, किस तारीख को संविधान हमने अपनाया है, उसको अंगीकृत किया है, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है। इन शब्दों का विशेष महत्व है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। इसे संविधान लागू भले ही 26 जनवरी 1950 को हुआ है, लेकिन संविधान को हमने अपना कब लिया था, इसको स्वीकार कब कर लिया था? वो कर लिया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी में। हिंदी की अगर तिथि की बात करें तो मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को, जो विक्रमी संवत 2006 उस समय चल रही थी, तब हमने संविधान को स्वीकार कर लिया था, उसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर लिया था। तो इस प्रकार से हम संविधान की प्रस्तावना को के अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, तो 4 चीज़ें। संविधान की शक्ति का स्रोत, भारत के लोग, भारत की राज्य की प्रकृति यानी प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संविधान के उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता और संविधान को अपनाने की तिथि 26 नवंबर 1949 दी गई है। अगर इसको आप ठीक से समझ लिए तो संविधान की प्रस्तावना को आप हमेशा ही एक्सप्लेन करने में सक्षम रहेंगे। अब एक विषय आता है कि संविधान प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, इसमें संशोधन की क्या संभावना है। तो इसमें इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ। शुरुआत से ही इस पर विवाद चलता रहा। पेरुवारी संघ मामला जब आया 1960 में, तब न्यायालय ने कहा संविधान का भाग प्रस्तावना नहीं है। वहीं केशवानंद भारती केस जो आया 1973 में, जिसमें आपको मूल ढांचे की जो है सिद्धांत दिया गया, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें संविधान का भाग माना है प्रस्तावना को। 1995 में भारतीय जीवन बीमा निगम मामला आया, तो उसमें भी संविधान का भाग माना है। और संविधान की आधारभूत संरचना को ध्यान में रखते हुए इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। संविधान की आधारभूत संरचना को ध्यान में रखते हुए इसमें संशोधन भी किया जा। आधारभूत संरचना केशवानंद भारती केस में कभी आएंगे, जब हमारे ये सीरीज खत्म हो जाएगी तो उसके एप्लीकेशन पार्ट पर भी आएंगे, उसके प्रायोगिक रूप में भी आएंगे, संविधान का प्रयोग किस प्रकार से होता रहा है। तो प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ? एक बार ही हुआ, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जिसमें 3 नए शब्द जुड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। और न्यायालय ने इस संशोधन को कैसा ठहराया? वैध ठहराया, इसीलिए अभी तक ये चल रहा है। इस प्रकार से हमारी संविधान की प्रस्तावना यहीं समाप्त होती है। भारत माता की जय। समाख्या द राइट नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।